दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी की नई क्लास को लेकर हाजिर हूं, जहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत के जलवायु के बारे में। ठीक है, यानी इंडियन क्लाइमेट पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। आज हमारा चौथा वीडियो। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इंडियन क्लाइमेट बहुत ही बड़ा टॉपिक है, कम से कम 4, 5, 6 वीडियो में दोस्तों ये जाकर कवर होने वाला है। ठीक है, आज की क्लास दोस्तों आज हमारी 370 नंबर की क्लास है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो सफलतापूर्वक हम लोगों ने अब तक 40 क्लास अटेंड कर लिया। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ दोस्तों 40 क्लास हो चुका है। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जाए तो अब तक 100 लेक्चर आपको दिया जा चुका है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसमें भी रहेगा 80, 75, 80, 90 जितना भी जाएगा। देखिए हम पहले से नहीं जान पाते कि कितने लेक्चर में ज्योग्राफी समाप्त होगा, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना सब कुछ है, इसलिए विस्तार में पढ़ते हैं। एक अंदाज लगा रहे हैं कम से कम 80 लेक्चर तो जाएगा ही जाएगा, यानी आधी ज्योग्राफी दोस्तों आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं दोस्तों तो टोटल 11,100 तो चंदा वाला हो गया भाई। 11,100 सवाल आपके तैयार हो गए। इतने सवाल पर ऐसे क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं, जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा होगा ना उसको बहुत फायदा मिला होगा इस तैयारी से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल यहां पर दिख रहे हैं, इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको देना है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, स्टडी 91 के जो कोर्स थे ना, जो हमारे पेड कोर्स थे, अब वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर दिए गए जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। ठीक है, और इस एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज को बहुत कम प्राइस में, यानी यहां पर 50, 60, 70% तक दोस्तों डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको। आप आइए कोर्स ज्वाइन कीजिए, कमाल का बैच है। मुझे अगर जानना है स्पेशली नितिन सर कैसा पढ़ाते हैं, कितना बढ़िया पढ़ा सकते, तो मैं कहता हूं आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लीजिए, कहीं आपको नुकसान नहीं करेगा, अपच नहीं होगा। जानेंगे तो कम से कम भारत के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक बार आप पढ़ेंगे ना आप दीवाने हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे, आप मानेंगे कि वाकई कोई इंसान गजब की क्लास दिया। ठीक है, मेरे कहने से एक बैच लीजिए, फिर आपके कहने से मैं सब बैच दे नहीं पाऊंगा। आप खुद ही डिमांड करोगे सर मुझे और इंडिविजुअल बैच की जरूरत है, लेकिन मैं क्या धीरे धीरे काम करता हूं इंडिविजुअल बैच पे, तो समय तो लगेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सवालों पर आते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि भारत की जलवायु को भारतीय मौसम विभाग ने मुख्य रूप से कितनी ऋतुओं में बांट रखा है। दोस्तों देखिए हम जो मानते हैं भारत की जलवायु, ठीक है, अगर भारत की जलवायु के बारे में बात किया जाए, भारत की जलवायु, तो हम मानते हैं दोस्तों भारत की जलवायु के कितने भी प्रकार होते हैं दोस्तों, कुल 6 हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, इसके पहले दोस्तों 4 भी पढ़े थे। ठीक है, 4 भी पढ़ा गया था और 6 भी पढ़ा गया था। लेकिन जब आप भारतीय मौसम विज्ञान की बात करेंगे तो इनके हिसाब से जो 4 होता है ये अलग अलग है। ठीक है, ये वाला 4 अलग था और यहां पर 4 अलग होता है। भारतीय मौसम विभाग कहता है कि देखिए एक तो होता है ग्रीष्म ऋतु। ये ग्रीष्म ऋतु दोस्तों कब शुरू होता है, तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का समय जो होता है, इनके हिसाब से गर्मी स्टार्ट होती दोस्तों अप्रैल महीने से। हाँ, यानी होली के बाद का जो समय होता है, होली तो मार्च में रहता है, अप्रैल से लेकर जून तक का जो समय रहता है वो इनके अनुसार क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु होता है। अब इसके बाद जो दूसरा ऋतु होता है वो आ जाता है दोस्तों वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु के बारे में लोग मानते हैं कि वर्षा ऋतु जून से लेकर सितंबर तक चलती है। ठीक है, जून से लेकर सितंबर तक क्या चलती है, वर्षा ऋतु चलती है। उसके बाद दोस्तों जिसे वर्षा को ही ये लोग मानसून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मानसून, ठीक है, मानसून कहते हैं। और एक यहां से ऋतु है नहीं उस तरह की ऋतु, लेकिन मौसम विभाग मानता है मानसून का लौटना। ठीक है, मानसून का लौटना, ये दोस्तों मौसम विभाग ऐसा कहता है। ठीक है, कि एक तीसरी ऋतु में दोस्तों मानसून लौटाने की बात करता है, और मानसून जो लौटता है सितंबर नहीं बल्कि आप अक्टूबर कर लीजिए, अक्टूबर से ठीक है, सितंबर मत कीजिए, आप यहां करिए अक्टूबर से दिसंबर। कहां तक दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर तक दोस्तों ये मानसून जो है ये वापसी होता है। और उसके बाद लास्ट में लिखेगा दोस्तों शीत ऋतु। ठीक है, अंतिम में किसका आ जाता है दोस्तों, बात आती है, अंतिम में बात आती है शीत ऋतु की। ठीक है, शीत ऋतु की बात आती है। और जो शीत ऋतु है इसको अलग पेन से लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, शीत ऋतु का जो समय है ये फिर जनवरी से लेकर कहां तक आता है दोस्तों, मार्च तक आता है। ऐसा दोस्तों मौसम विभाग का आंकड़ा है, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, आप जो पढ़ते हैं उसमें अलग पढ़ते हैं, लेकिन यहां मानसून आना, मानसून का लौटना, जिसे हम मानसून निवर्तन कहते हैं, वो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, ये मौसम विभाग ऐसा मानता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। तो परीक्षा में देखिएगा ऑप्शन क्या दिया, उसी हिसाब से जवाब दीजिएगा। अभी कह रहा दोस्तों मार्च से जून के मध्य उत्तर भारत में तापमान वृद्धि का दोस्तों मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा सूर्य का उत्तरायण होना। ठीक है, सूर्य का उत्तरायण होना दोस्तों, इस वजह से गर्मी होती है। क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण होता है ना, तो सूर्य कर्क
कर्क रेखा के लंबवत आ जाता है, ठीक है, कर्क रेखा के लंबवत आ जाता है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, सूर्य इसके सर पर आकर दोस्तों चमकता है। और जब ऐसा होता है ना तो याद रखेगा उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का समय आ जाता है, ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का, ठीक है, इस पर क्या हो जाता है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और इसी दौरान दोस्तों 21 जून जो है ना, 21 जून, ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है। अब जब सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटी रात भी इसी दिन होगी, ठीक है, क्योंकि जब दिन बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिक क्या होगी, रात तो छोटी हो ही जाएगी ना, क्योंकि 24 घंटा में ही बांटना है। तो अगर दिन बड़ा हो गया तो रात क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। तो ये सारे तथ्य दोस्तों आप यहां पर याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है, अगला दे रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है। गर्मी के समय में सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है, तो गर्म स्थान में दोस्तों आता है थार का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल जो है दोस्तों ये सबसे गर्म माना जाता है। और थार के मरुस्थल में किसे माना जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा खास करके जो बीकानेर है ना, बीकानेर जिले को सबसे गर्म माना जाता है। बीकानेर जिले में दोस्तों किसे गर्म माना जाता है, तो यहां पर एक जगह है ब्रियावली, कौन सी जगह है, ब्रियावली, ठीक है, ब्रियावली को माना जाता है क्योंकि लास्ट टाइम दोस्तों यहां टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बीकानेर को ऊंटों का देश भी कहा जाता है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में बीकानेर दे सकता है, या फिर अगर ये नहीं देगा ना तो एक और देगा, राजस्थान का फलौदी, ठीक है, राजस्थान में एक जगह है फलौदी, ये भी दोस्तों आजकल ऑप्शन में दे देता है, ठीक है, फलौदी, यहां पर भी दोस्तों बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। वैसे बीकानेर वाला जो ब्रियावली है ये एकदम परफेक्ट आंसर होगा, ये आप जानिए, ठीक है। 55-56 डिग्री मायने रखता है भाई, आज की धरती पर 55-56 डिग्री का टेम्परेचर हो तो फिर क्या ही कहना। करा निम्न वायुदाब के केंद्र में आर्द्र वायु का प्रवाह, ठीक है, करा है बीच में क्या दोस्तों, केंद्र में कैसा है, लो प्रेशर बन गया है, केंद्र में क्या दोस्तों, लो प्रेशर बन गया है। और हवाएं कैसी, आर्द्र यानी नमी युक्त हवा, ठीक है, नमी युक्त हवा का प्रवाह चल रहा है। और विद्युत गर्जना भी हो रही है, यानी चमक भी रहा है, ठीक है, विद्युत गर्जना मतलब बिजली भी चमक रहा है, के साथ तीव्र गति से सीमित क्षेत्र में होने वाली जो वर्षा होती है इसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये चक्रवाती वर्षा का रूप हो जाता है। चक्रवाती में भी आप कहिएगा वाताग्र चक्रवात, ठीक है, वाताग्र चक्रवात की बात होती है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है, वाताग्री या वाताग्र चक्रवात की बात होती है, उसी की कंडीशन दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाहर के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, दो ही लाइन की बात है, बाहरी क्षेत्र में अधिक वायुदाब यानी बाहर जो होता है वो हाई प्रेशर होता है, और केंद्र में निम्न वायुदाब दोस्तों बनता है, ठीक है। निम्न वायुदाब जब बनता हो तब उसी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वाताग्र चक्रवात, और इसके कारण चक्रवाती वर्षा होती है, वाताग्री चक्रवाती वर्षा, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जब कभी ऐसा केस बने तब, ठीक है। आगे बढ़िए, कर बैसाख के महीने में विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को दोस्तों क्या कहते हैं, तो बैसाख के महीने में जो पवन चलती है उसे कहते हैं काल बैसाखी, क्या कहते हैं, काल वैशाखी कहते हैं, क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहा जाता है। और एक काल बैसाखी दोस्तों कहां चलता है, तो याद रखेंगे या तो पश्चिम बंगाल में चलता है, या तो दोस्तों असम वाले बेल्ट में चलता है, या तो दोस्तों उड़ीसा वाले बेल्ट में चलता है, ठीक है, खास करके जो तटीय एरिया है ना उधर ही चलता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। बैसाख के महीने में चलता है, और बैसाख दूसरा सबसे महत्वपूर्ण महीना है। हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है, दूसरा महीना बैसाख है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ठीक है। तो बैसाख जो है दूसरा महीना है, वर्षा युक्त मतलब हवाएं चलती हैं, बारिश होता है, ठीक है, ये सब दोस्तों उसी की खासियत है। कह काल बैसाखी प्रवाह भारत के किन राज्यों में होता है, बताया तो आपको कि दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा कहां कहां मिलता है, यह पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, यह असम में देखने को मिलता है, यह उड़ीसा में देखने को मिलता है, जो तटीय क्षेत्र हैं। क्योंकि ये जो काल बैसाखी दोस्तों इसकी उत्पत्ति कहां होती है, तो इसकी उत्पत्ति होती है उसी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में
बंगाल की खाड़ी में दोस्तों इसकी उत्पत्ति होती है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। यही जो बारिश है दोस्तों आम के ऊपर पड़ती है तो उसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके वजह से आम भी पकते हैं, इसे नार्वेस्टर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो है इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ही नार्वेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। नार्वेस्टर कुछ और नहीं है, यही काल वैसाखी को ही नार्वेस्टर कहते हैं। करा काल वैसाखी को अगस्त में असम में किस नाम से जाना जाता है, तो असम में इसे कहा जाता है बोरडोई चिल्ला। क्या कहा जाता है, बोरडोई चिल्ला, ठीक है। बोरडोई चिल्ला मैंने बताया था ये बोडो शब्द से बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। बैसाख के महीने में चलता है, ठीक है। कब चलता है दोस्तों, बैसाख के महीने में दोस्तों इस तरह की हवाएं चलती हैं और खतरनाक होती है। अचानक से दोस्तों मौसम परिवर्तन देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाता है मौसम, भयानक बारिश, तेज गर्जना, ये सब इसकी खासियत है। कह रहा काल वैसाखी को किन उत्पादों के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये जो बारिश होता है, ये बारिश कहां कहां दोस्तों फायदा पहुंचाता है ये बताइए, ठीक है। तो कई जगह, जैसे दोस्तों बंगाल साइड में चाय उद्योग बड़ा फेमस है, बंगाल में दोस्तों पटसन उद्योग बड़ा फेमस है, बंगाल में दोस्तों धान की खेती होती है। तो इनके लिए दोस्तों, इनकी खेती के लिए क्या है, ये बारिश बहुत ही उपयुक्त रहती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी आप दक्षिण भारत में जाएंगे केरल साइड, तो वहां आपको पता चलेगा दोस्तों ये कपास की खेती के लिए भी अच्छा होता है, ये जो है आम के लिए भी अच्छा होता है। ये सारे तथ्य भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। और आगे आइए, कह रहा ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर, जब एक गर्मी का समय समाप्त होता है, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति होती कब है दोस्तों, तो याद रखेगा अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु शुरू हुआ था, अप्रैल से लेकर जून जाते जाते तक में दोस्तों ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाता है, क्योंकि जून के पहले सप्ताह से ही जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं वो आनी शुरू होती है और मानसून आ जाता है। तो लगभग जुलाई तक मानसून एंट्री कर जाता है, इसलिए मैं मैक्सिमम जून रख रहा हूं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर आमों के जल्दी पकने में सहायक मानसूनी बौछार को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो यही जो मानसूनी बौछार है इसी को आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा कह लीजिए, चाहे काल वैसाखी कह लीजिए, सब एक ही बात है, ठीक है। चाहे काल वैसाखी कह लीजिए, चाहे नार्वेस्टर कह लीजिए, ठीक है, नार्वेस्टर कह लीजिए, सब दोस्तों एक जैसे नाम हैं, बस अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग बातें कही जाती। इसी तरह एक और शब्द हम लोगों ने पढ़ा था, चेरी ब्लॉसम। क्या होता है, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम दोस्तों कर्नाटक में कहा जाता है ना, कर्नाटक में इसी मानसून को क्या कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। जो काल वैसाखी वहां देखने को मिलती है उसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, इस मानसून से जो वर्षा होती है, ठीक है। करा केरल व निकटवर्ती जो कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है, कहवा, जहां कहवा का उत्पादन होते हैं, कहवा के फूल खिलने की मानसूनी घटना को क्या कहते हैं। जैसे आम के ऊपर दोस्तों वर्षा होती है तो उसे आम्र वर्षा कहते हैं, उसी तरह इसे फूलों वाली बौछार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे फूलों वाली बौछार के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। कहवा उत्पादक क्षेत्रों में दोस्तों इसका बड़ा फायदा मिलता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, काफी के फूल खिलने में कौन मदद करता है, तो याद रखेंगे काफी के फूल खिलने में सहायक दोस्तों कौन है, काफी के फूल खिलने में सहायक, ठीक है। तो याद रखेगा यहां मंजरी वर्षा याद रखेगा, कौन सा, जैसे आम्र वर्षा आम के लिए जरूरी होता है, उसी तरह काफी के लिए पूछेगा तो मंजरी वर्षा बताएगा। मुझे पता है आपको इसके बारे में जानकारी कम है, लेकिन जब आप आएंगे स्टडी 91 पर, मन से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, तभी आप जो है नई चीजें सीख पाएंगे। और एक चीज और बताइए ना, आप तो कहते थे हमेशा कि हम तो पूरा ज्योग्राफी पढ़ लिए हैं, तो भाई जवाब तो पता होना चाहिए ना। मैं कहीं अलग से सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो वही सवाल ये मैं नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूं जो सच में आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। भाई परीक्षा में 4 ऑप्शन के साथ पूछे जाते हैं, मैं बिना ऑप्शन के पूछता हूं, बस इतना सा अंतर है। मेरे द्वारा पूछे गए सवालों, परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो बस अच्छे से आप देखिए और एक एक बातों का जवाब देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, करें नार्वेस्टर मैंने पहले ही बताया कि नार्वेस्टर भैया कुछ अलग नहीं है, चाहे आप इसे काल वैसाखी कहिए, अलग अलग जगह पे बस इसे अलग अलग नाम दिया गया, ठीक है। तो चाहे आप इसे काल वैसाखी कहिए, चाहे आप इसे आम्र वर्षा कहिए, ठीक है, ये एक ही जैसा है, ठीक है।
कह रहा है नार्वेस्टर द्वारा अप्रैल मई के महीने में, और आप तो जानते हैं कि काल बैसाखी चलती कब है दोस्तों, तो काल बैसाखी जो है ग्रीष्म ऋतु में चलती, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी का समय होता है, गर्मी का समय तो है अप्रैल मई जून, किसका समय, गर्मी का तो है। कह रहा है नार्वेस्टर द्वारा अप्रैल मई में किस राज्य में दोस्तों वर्षा होती है, जो भी तटीय राज्य हैं, अब वहां वर्षा होती है। जैसे पश्चिम बंगाल में बढ़िया वर्षा हो जाती है, जैसे उड़ीसा वगैरह में अच्छा वर्षा हो जाती है, ठीक है। जैसे आपके असम वगैरह बेल्ट में दोस्तों अच्छी वर्षा हो जाती है। तो ये सब याद रखिए आप, ठीक है, कि कहां वर्षा होती है। तो जो तटीय एरिया है, जहां बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति हुआ, तो भाई वर्षा भी तो उधर ही करेगा। नार्वेस्टर नामक वर्षा युक्त प्रचंड तूफान भारत के किस राज्य में चलता है। फिर से वही सवाल घुमाकर दोस्तों, तो नार्वेस्टर स्पेशली आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल याद रखेगा खास करके, अगर बहुत स्पेशली पूछेगा तो, और उड़ीसा याद रखेगा, ठीक है। प्रभाव में असम आता जरूर है, लेकिन दोस्तों अगर देखेंगे सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ता है, तो खास करके 2 स्टेट का नाम आप यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। और आगे आइए, कहा उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। जो गर्म और शुष्क हवाएं कब चलती दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में चलती, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म और शुष्क हवाएं, कैसी हवा, एक तो गर्म ऊपर से शुष्क मतलब सूखी हुई, उसके अंदर आर्द्रता है ही नहीं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लू। क्या कहते हैं, लू। जब लू अपना खतरनाक रूप धारण कर लेता है तब इसे क्या कहा जाता है, हीट वेव कहा जाता है, ठीक है। शरीर के अंदर से पानी सूख जाता है, आदमी को डिहाइड्रेशन हो जाता है और आदमी मर जाता है। लू ऐसा खतरनाक दोस्तों, उत्पत्ति दोस्तों थार के मरुस्थल में होती, ठीक है। उत्पत्ति कहां होती है, लू की उत्पत्ति कहां होती है, तो याद रखेगा ये मरुस्थलीय क्षेत्रों से दोस्तों यह पैदा ही होती लू, और सीधे पूरा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को दोस्तों प्रभावित कर देती है, अपने चपेट में ले लेती है। करा भारत में मानसूनी वर्षा किन पवनों के कारण होता है, तो हम लोग इतने बार पढ़ लिए मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे, ठीक है। तो याद रखेगा भारत में जो मानसूनी वर्षा है ये दक्षिणी पश्चिमी पवन के कारण होती है, ठीक है। किसके कारण होती है, दक्षिणी पश्चिमी पवनों के कारण दोस्तों भारत में मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है। एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि वर्षा कब होती है, तो याद रखेगा जून के प्रथम सप्ताह में। कब, जून के प्रथम सप्ताह में वर्षा होती है। कहां से होती दोस्तों, कहां से वर्षा प्रारंभ होती है, तो याद रखेगा केरल से। मानसून एंट्री कहां से करता है, यह केरल से एंट्री करता है। बताया तो ना पिछली क्लास में कितने बार हम लोग ये सवाल पढ़ा गया, ठीक है। तो सवाल को चाहे जितने बार भी पढ़िए, हमारा जवाब सही होना चाहिए, मुद्दा तो ये है, ठीक है। कितने बार सवाल पढ़ा ये मैटर नहीं करता। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती, तो मैंने बताया था इसके बारे में, बड़ी लड़ाई है दोस्तों। 115 से 125 सेंटीमीटर करिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी परीक्षा में 115 सेंटीमीटर लिखता है, कभी परीक्षा में 118 सेंटीमीटर लिखता है, कभी परीक्षा में 119 सेंटीमीटर लिखता है, कभी परीक्षा में 121 सेंटीमीटर लिखता है, कभी परीक्षा में 125 है। तो आप एक रेंज याद रखिए, आप गूगल करके देख लीजिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग महानुभावों के द्वारा अलग अलग बातें बताई गई। आप बताइए मैं आपको क्या जवाब दूं, ठीक है। मेरे हिसाब से जो एग्जैक्ट होना चाहिए बीच में आ जाइए, 119 सेंटीमीटर एकदम परफेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं तो फिर आप रेंज याद रखिए तो ज्यादा सही है। हाँ, लोकेशन वाइज पूछ लेता कि उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, तब जवाब अलग हो सकता था, ऐसे जवाब अलग मत कीजिए, ठीक है। और ये जो क्लास चली दोस्तों, ये क्लास ना सुबह के 9 बजे चलती है, ठीक है। देखिए मैं इस क्लास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, हो सकता है कि आज पहली बार आप हमसे जुड़े हो, तो जानिए कि क्लास 9 बजे चलती है। पूरी तरह से दोस्तों ये क्लास निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन मेरे सवालों का जवाब आपको देना होगा। अगर सवाल का जवाब आपको नहीं पता है तो अपने आप को अंधेरे में मत रखिए, अपने मन को समझा दीजिए कि हाँ हमको ज्योग्राफी नहीं आती। झूठ मत बोलिए कि हमको सब आता है, ठीक है। आप अपने आप को भ्रम में रहकर अपने आप को पीछे करेंगे, दूसरों को नहीं। तो बेहतर ये कि पढ़िए, सीखिए, समय निकालिए। अब तक दोस्तों इसमें 300 से 370 से अधिक क्लास दिया जा चुका है। अब तक दोस्तों 11,000 से अधिक, जैसे आज हम सवाल पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही 11,000 सवालों पर चर्चा हो चुका है, ठीक है। और 5 बड़े विषय कंप्लीट भी हो चुके हैं, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये समाप्त हो गए। अब इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो रहा है, जल्दी में ही ये भी समाप्त हो जाएगा, फिर हम साइंस की तरफ आ जाएंगे। तो मैं जब स्टार्ट किया था तब से कह रहा हूं कि आप आइए, पढ़िए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सुनना ही नहीं है, तो नुकसान किसका होगा, आपका ही होगा ना।
न कीजिए नुकसान, आके पढ़िए, यही दोस्तों भलाई है इसी में, ठीक है। कह रहा पश्चिमी घाट व उप हिमालयी क्षेत्र किस प्रकार के वर्षा क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें जो कि दक्षिण में पड़ता है, जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट जो दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर उप हिमालयी जो क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि वर्षा का प्रकार दोस्तों कौन सा है, जैसे चक्रवाती वर्षा हो गया, संवहनी वर्षा हो गया, मानसूनी वर्षा हो गया, पर्वतीय वर्षा हो गया, ठीक है। ये तो उस हिसाब से देखेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं यहां पे अगर देखेंगे तो ये अधिक वर्षा इसे प्राप्त होता है, ठीक है। अधिक वर्षा वाले स्थान है, यहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है पश्चिमी घाट। क्यों? उधर दक्षिण पश्चिम मानसून उठा, उधर पश्चिमी घाट से टकरा के वर्षा कर दिया, इधर बंगाल की खाड़ी से मानसून जा रहा है, उधर उप हिमालयी क्षेत्र में वर्षा कर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो स्थान दोस्तों, यहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहां पर देखने को मिलती है। और कितना क्षेत्रफल दोस्तों घेरा हुआ है पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी के कितने क्षेत्रफल, मतलब अगर हम पश्चिमी घाट और उप हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो कितना क्षेत्रफल इसका है, यह सवाल थोड़ा अलग है, एंटीक है। तो याद रखिएगा जो क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 8%, ठीक है। तो 8% पे दोस्तों सबसे ज्यादा बारिश होती है, ऐसे समझिए पूरा 100% है, उस 100% में 8% जो एरिया है वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। औसतन वर्षा 119 सेंटीमीटर, और यहां देखिए 200 प्लस 250 प्लस तक वर्षा। अरे मासीराम, चेरापूंजी और कोरियांग साइड चले जाएंगे ना, और 250 प्लस सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल अगला दे रहा है कि गंगा का उत्तरी मैदान या फिर उत्तरी पूर्वी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहां पर जो वर्षा होती है ये कैसी वर्षा होती है। तो याद रखेगा ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। कैसे क्षेत्र हैं दोस्तों? ये मध्यम वर्षा वाले यह क्या है दोस्तों, क्षेत्र हैं। और जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जब आप इनके बारे में स्टडी करेंगे तो इसका 2 ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में 2 ग्रुप बने हुए हैं, 2 टाइप के मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। एक है दोस्तों जो 115 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक है, और एक है दोस्तों जो 75 से लेकर 115 वाले सेंटीमीटर तक में। 2 वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें 115 से लेकर 200 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है, तो इसका क्षेत्रफल लगभग 20% आता है। कितना आता है दोस्तों इसका क्षेत्रफल? इस वाले का क्षेत्रफल कितना आता है? पूरे भारत के 20% हिस्से पर 115 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और 75 से 115 जो है, इसका जो क्षेत्रफल है यह है दोस्तों 42%। कितना है? यह है दोस्तों 42%, ठीक है। तो देखिए आंकड़ा कितना हो गया, 42 और 8 ऊपर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, और 50 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो 70% क्षेत्रों पर ये दोस्तों वर्षा की साइकिल है, ये आप जान दीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट पढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया या फिर दक्कन का पठारी क्षेत्र हो गया। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये न्यून वर्षा वाले क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है? ये न्यून वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहां पर जो बारिश होता है दोस्तों, ये 75 सेंटीमीटर से कम बारिश मिलती है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 30%, ठीक है। इस तरह का एरिया कितना है? 30% एरिया, ठीक है। तो हो जाएगा पूरा 100%। तो भारत के 100% क्षेत्रफल पर कहां कैसा कैसा बारिश होता है, ये आपने एक स्लाइड में सीख लिया। मजा आया पढ़कर ना? देखिए मजा खूब आएगा। मजे की गारंटी तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। भाई मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सवाल बना रहा हूं, और मजा भी ना आए तो फिर मेरे सवाल बनाने का मतलब क्या निकलेगा? मजा तो आएगा, बस खाली आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। करा लद्दाख हो गया, पश्चिमी राजस्थान हो गया। पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों क्या स्थित है? पश्चिमी राजस्थान में थारका मरुस्थल स्थित है। क्या है दोस्तों? थारका मरुस्थल स्थित है, ठीक है। और ये जो दोस्तों लद्दाख जो है ये शीत मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? शीत। ये शीत है, और जो थारका मरुस्थल है ये उष्ण मरुस्थल कहलाता है। एक शीत मरुस्थल, एक उष्ण मरुस्थल। करा यहां पर किस प्रकार के वर्षा क्षेत्र में शामिल किया जाता है? अरे यहां वर्षा ही नहीं होती, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। यहां पे जो वर्षा है ना, ये 25 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 25 सेंटीमीटर से
कम, ठीक है। कहीं कहीं पे लिखा है दोस्तों 50 सेंटीमीटर से कम, दोनों बातें याद रखेगा, 25 या 50 दोनों याद रखेगा, ठीक है। इतनी वर्षा भी दोस्तों नहीं मिलती है, तो क्या बस सूखा रहता है सारे जगह। भाई मरुस्थल में बारिश कहां होती है, ठीक है। ये अलग बात है कि अब जो है आपको ऐसा सुनने को मिल रहा है कि अरब अरब के मरुस्थल में बर्फ गिर रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत भयानक, और पता नहीं दुनिया कहां जा रही है, ठीक है। करा मासिन राम दोस्तों कहां स्थित है, तो आइए बताता हूं दोस्तों। 2012 की घटना है, 2012 के पहले, ठीक है, 2012 के पहले सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या था दोस्तों, चेरापूंजी था, ठीक है। क्या था, चेरापूंजी था, ठीक है। लेकिन 2012 के बाद दोस्तों यह उससे जो ताज था वो छीन लिया दोस्तों, किसने, मासिन राम ने छीन लिया। और मासिन राम कहां है दोस्तों, ये पूर्वी खासी हिल्स पर पड़ता है। कहां पर, पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों 2024 में ये ताज फिर किसी के सर पर जाने वाला है, जिसका नाम है कोरियांग दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान घोषित हो सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में दोस्तों इसने मासिन राम से भी ज्यादा यहां पर बारिश हुआ है, ठीक है, कोरियांग में। ये नया आंकड़ा है। अभी आप खाली इतना ही याद रखेगा, आपके एग्जामिनर को नहीं पता, एग्जामिनर बाद में रिसर्च करता है, यूट्यूब पर पढ़ाने वाला पहले कर लेता है, ठीक। अरे तो आयोग में बैठे, उनके पास समय कहां है, उनके पास समय कहां पढ़ने का। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस कुर्सी तोड़ी जा रही वहां पर, ठीक है। सही ढंग से काम करते तो साल में न जाने कितना एग्जाम करा देते, कितने लोगों का रिजल्ट निकाल देते हैं। इतना थोड़े काम करना, सरकारी नौकरी है, पैसा मिल रहा है महीने के महीने, ठीक है। पेपर बने ना बने, 2-4 सवाल गलत हो जाए सही हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि क्या ही कहा जाए। कर अब विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों कहां है, तो अभी के लिए दोस्तों आप मासिन राम याद रखेगा। क्या याद रखेंगे, मासिन राम याद रखेगा, जो पूर्वी खासी हिल्स पर स्थित है। कहां पर स्थित है, पूर्वी खासी हिल्स पर स्थित है। और ये कहां पड़ता है दोस्तों, ये आपके मेघालय राज्य में, ठीक है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा स्थान दोस्तों अब कोरियांग होने वाला है, तो आप इसे अलग से याद रखेंगे, अपनी डिक्शनरी में नोट रखिए। हो सकता है कि परीक्षा में ऑप्शन चेंज ही कर दे। करा शीत ऋतु में, यानी ठंडी के समय में, शीत ऋतु में, और शीत ऋतु कब, दिसंबर से अब मार्च तक, ठीक है। करा है कि शीत ऋतु में उत्तर भारत के क्षेत्र में औसत दैनिक तापमान लगभग कितना रहता है, दैनिक मतलब दिन और रात का टेम्परेचर औसत कितना रहता है दोस्तों, तो लगभग 21% से कम, ठीक है, 21%। अगर दैनिक टेम्परेचर की बात की जाए तो दिन का टेम्परेचर दोस्तों लगभग 21% से कम ही रहता है। और स्पेशली देखिए उत्तर भारत पूछा है, समस्त भारत यहां पे मत आप सोच लीजिएगा, ठीक है। उत्तर भारत की बात कर रहा है तो उत्तर भारत में जो टेम्परेचर होता है लगभग 21% से कम होता है। करा शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है, सबसे गर्म में दोस्तों ब्रियाक वैली पढ़ा था, ठीक है, बीकानेर वाला, ठीक है, ब्रिया वैली। उसी तरह से दोस्तों सबसे ठंडा जो है ये है दोस्तों द्रास। क्या नाम इसका, द्रास। और द्रास कहां पड़ता है दोस्तों, द्रास पड़ता ले में। ले कहां पड़ता दोस्तों, ले पड़ता लद्दाख में, ठीक है। और जो द्रास है दोस्तों ये शीत मरुस्थल के तहत आता है, ठीक है, शीत मरुस्थल के तहत आता है। ये आप याद रखेंगे, सबसे ज्यादा ठंडा स्थान है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है कि भूमध्य सागर पर उत्पन्न जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका प्रवेश भारत में किस प्रवाह द्वारा होता है दोस्तों, तो वही जो पश्चिमी जेट प्रवाह है, वही दोस्तों इस पश्चिमी विक्षोभ को लेकर भारत आता है, ठीक है। तो पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा ये पश्चिमी विक्षोभ भारत आता है। और जनवरी में आके दोस्तों ठंडी के समय में दोस्तों यहां वर्षा होती, ठीक है। तो याद रखेगा शीत ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा का कारण दोस्तों क्या है, ठंडी के समय में जो बारिश होती है ना वो दोस्तों इसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। भूमध्य सागर में इस समय चक्रवात बन रहे होते हैं, उन चक्रवातों के कारण दोस्तों यहां पर बारिश हो जाता है, तो याद रखेंगे। करा पश्चिमी विक्षोभ भारत में किन फसलों के लिए दोस्तों लाभदायी होता है, कौन से फसल को दोस्तों ज्यादा फायदा मिलता है, तो याद रखेगा खास करके रबी की फसलों के लिए, ठीक है। किसके लिए लाभदायी होता है,
रबी की फसल के लिए दोस्तों क्या होता है, ये लाभदायी होता है। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, और पश्चिमी विक्षोभ आता कब है, जनवरी के महीने में आता है, ठीक है। और अगर आप रबी की फसल की बात कीजिए तो एक चीज और याद रखिए कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है, ठीक है, बुआई। तो इसकी बुआई होती है दोस्तों अक्टूबर महीने में। कब होती है, अक्टूबर। भाई जब बोओगे तो 3 महीना बाद काटोगे, तो अक्टूबर नवंबर में दोस्तों बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, बुआई होती है, और कटाई फरवरी तक होती है, ठीक है। यही पूछ दे कि कटाई इसकी कब होती है, तो कटाई दोस्तों कब होती है, फरवरी तक दोस्तों इसकी क्या होती है, कटाई होती है। ये आप याद रखेंगे रबी की फसल, ठीक है। गेहूं वगैरह सब इसी में आता है, धान मत कीजिएगा, गेहूं आता है इसी में, ठीक है। करा हिमालयी क्षेत्र में किस कारण हिमपात की घटना घटित होती है। हिमपात मतलब क्या, बर्फबारी, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर बर्फबारी जो होती दोस्तों ये किस कारण होती, ठीक है। तो हिमालयी क्षेत्र में बर्फ नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, ठीक है, बर्फ तो वहां पड़ना लाजमी है। क्यों दोस्तों, ये बर्फ इसलिए पड़ता है जब ये पश्चिमी विक्षोभ आता है ना, जब ये पश्चिमी विक्षोभ आता है तब दोस्तों वहां पे बर्फबारी पड़ने लगती भयानक, क्योंकि चक्रवाती वर्षा होता है, मौसम और ठंडा, ठंडी ऑलरेडी, ठंडी में और ठंडी, तो जब ठंडा को और ठंडा कर दे, पानी ठंडा है, उस ठंडे को और ठंडा कर दे, पानी बर्फ बन जाएगा। मैं कुछ अलग बता, दूसरे भाषा में बोल रहा हूं क्या, पानी ठंडा है क्योंकि शीत ऋतु है तो पानी तो ठंडा रहेगा, हाँ, मौसम भी ठंडा है, हर जगह दोस्तों नमी है, ठीक है। अब दोस्तों उस ठंडी में एक तो चक्रवाती वर्षा दोस्तों भारत में एंट्री करने लगा, पश्चिमी विक्षोभ आने लगा, पश्चिमी जेट प्रवाह के साथ आने लगा, तो ठंडा और ठंडा बन गया, तो बर्फ बन जाएगा, तो बर्फ बन के गिरेगा ना, हिमपात तो होगा ना। तो बात समझिएगा ये क्यों होता है, ठंडा के और ठंडा होने के कारण, ठंडा के और ठंडा होने के कारण, ठीक है, ठंडा होने के कारण। अपने भाषा में समझिए, किसी को समझाने के लिए नहीं, ये सभी चीजें मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आप अपने भाषा में समझिए कि क्या सवाल दे रहा और उसका क्या जवाब दिया जाए। करा शीतकाल में भारत में अधिकांश क्षेत्र में किस कारण वर्षा नहीं होती। हर जगह तो वर्षा होती नहीं, क्या ठंडी के समय में हर जगह वर्षा होती है, नहीं। देखिए अगर अधिकांश क्षेत्र में वर्षा की बात की जाए, अधिकांश क्षेत्र में जो वर्षा होती दोस्तों वो मानसूनी वर्षा होती। कौन सी वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है, और वह वर्षा दोस्तों वर्षा ऋतु में होती है, जो कि दोस्तों जून से सितंबर तक उसका समय है। तो हर जगह उठाएंगे तो जून से सितंबर तक में दोस्तों वर्षा होगा, लेकिन ठंडी के समय में स्पेशली जो वर्षा होती है वो केवल और केवल दोस्तों, ठीक है, करेक्ट, शीतकाल में भारत में किस कारण वर्षा नहीं होती है, क्योंकि इस समय जो हवाएं होती है ना, हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चल रही होती हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, ठीक है। और जब हवाएं दोस्तों समुद्र की तरफ जाएंगी तो बारिश कहां होगा, जमीन से हवा पानी की तरफ जा रहा है ना, जब हवा पानी से जमीन की तरफ आएगा बारिश तब होती है। शीत ऋतु में उल्टा चलती है हवाएं, इसलिए दोस्तों बारिश होती नहीं है, ठीक है। तो ये आप दोस्तों याद, कहा बारिश नहीं होती है, होने के बारे में नहीं, होने का तो एक ही कारण है, पश्चिमी विक्षोभ, वो ना होता तो बारिश ना होती। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, जो वर्षा ठंडी के समय में होती है उसे कहते हैं मावठ, ठीक है, स्पेशली यहां नाम दिया जाता है मावठ, या फिर इसे कहा जाता है माघ वृष्टि, क्योंकि ये दोस्तों माघ के महीने में दोस्तों वर्षा होती है। माघ माने जानते हैं ना, माघ मेला लगता है दोस्तों दिसंबर जनवरी के आसपास दोस्तों माघ का समय होता है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम भारत में दोस्तों ये मावठ होता है, और ये किस कारण होता है दोस्तों, तो वही बताया तो आपको कि ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। किसके कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है, बस उसका नाम क्या है, मावठ नाम दिया गया है, या फिर माघ वृष्टि नाम दे दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, करा मानसूनी पवनों द्वारा लौटते समय दोस्तों, लौटते समय जिसे हम क्या कहते हैं, मानसून निवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसून निवर्तन, मानसून का लौटना। तो मानसून निवर्तन कहां से जलवाष्प दोस्तों ग्रहण करके और बारिश करने चले जाते हैं, तो दोस्तों ये ग्रहण करते हैं बंगाल की खाड़ी से। ग्रहण कहां से करते हैं, बंगाल की खाड़ी से दोस्तों। यह क्या करते हैं, यह आर्द्रता को ग्रहण करते हैं, और वर्षा कहां करते हैं दोस्तों, वर्षा कहां करते हैं,
तो भारत के पूर्वी तट पर दोस्तों, ठीक है, पूर्वी तट पर जो है जैसे तमिलनाडु वगैरह, वहां दोस्तों जाके वर्षा करते। तो जो चेन्नई तमिलनाडु जो मानसूनी वर्षा के दौरान बारिश नहीं हुआ था, वहां पे लौटते समय दोस्तों मानसून से बारिश हो जाती है, ये आप याद रखेंगे। कर लौटती मानसून पौरों द्वारा भारत के किस क्षेत्र में दोस्तों वर्षा होती? तो चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया, या कोरोमंडल तट हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर सीधे सीधे देखिए कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। या अगर शहर का नाम पूछे तो बताइएगा चेन्नई में वर्षा होती है, या अगर राज्य का नाम पूछे तो बताइए तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेगा। पता नहीं एग्जामिनर क्या दे दे भाई, हम कह रहे हैं हम चेन्नई तमिलनाडु पढ़ा के गए, एग्जामिनर कोरोमंडल तट दे दिया। अब बच्चा को पता नहीं कोरोमंडल नहीं पता है, ऐसा गलती मत करना भैया, हाथ जोड़ गए। अरे मालाबार उधर चला जाता है आपके केरल साइड, और दोस्तों गोवा साइड मिल जाएगा कन्नड़ तट, ठीक है। इधर आएंगे तमिलनाडु साइड तो कोरोमंडल तट, हाँ, उधर उड़ीसा साइड में जाएंगे तो उत्कल तट। काहे मजाक कर रहे हैं, या उत्तरी सरकार तट, ऐसी बेइज्जती मत कराइए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के जो कोर्सेज हैं वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो गए। आप इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ से सभी कोर्सेज की जो प्राइस है बहुत कम कर दी गई दोस्तों। विश्वास भरोसा सबसे बड़ी चीज है। आप ईमानदारी से केवल इतनी बात सोचिए, जो इंसान 11,000 सवाल इतने दिनों से इतना बेहतरीन तरीके से रिसर्च करके पढ़ाया हो, क्या हम अपने पेड कोर्स में मजाक करेंगे? आप स्पेशली नितिन सर का पेड कोर्स ज्वाइन करके देखिए, तबीयत आपकी खुश हो जाएगी। चाहे मैंने कोई भी विषय पढ़ाया ना, अपने दिल से, शिद्दत से, लगन से, मेहनत से पढ़ाया, अपना 100% देता हूं, ये सोच के कि दोबारा बच्चे को ना ये विषय नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक बार विषय मतलब सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है। फिर चाहे बड़ा सा बड़ा एग्जाम हो, चाहे छोटा सा छोटा एग्जाम हो, हर एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। आप एक बार पढ़ के देखो, मेरे कहने पे मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करो, इसे पढ़ो, भारत को एक अद्भुत ढंग से आपको समझने का मौका मिलेगा। पढ़ के देखो, विश्वास करना, आगे ना आप डिमांड करोगे सर बाकी के बैच भी हमें चाहिए, ठीक है, फिर हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम दे नहीं पाएंगे और डिमांड आपकी तरफ से आएगा, ये हालत रहेगी, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना, कहीं कोई कंफ्यूजन है, समस्या है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। बस इतना निवेदन है, बाकी मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा सहयोग दे देंगे तो गुड फील होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।